बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ। ओके जी, आज हम स्टार्ट लेते हैं अकाउंटिंग का। हमने बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की थी। व्हाट इज एन अकाउंटिंग? अ समराइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस। इसमें एक एक वर्ड जो है वो हमने डिस्कस किया था कि समराइज्ड क्या होता है, सिस्टमैटिक वे क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, इवन बिजनेस और ट्रांजैक्शंस क्या है। ये सारी हमने डिस्कशन की थी और फाइनली कंक्लूड ये किया था कि हमें सिर्फ उन को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो बिजनेस से रिलेट करती हैं। जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेट नहीं करती उनको बिजनेस से ट्रांजैक्शन नहीं कराएगी। वो पर्सनल ट्रांजैक्शन जरूर हैं। सपोज आई एम कंडक्टिंग बिजनेस, मेरी एक पर्सनल ट्रांजैक्शन है मेरे घर की और एक मेरे बिजनेस की। बिजनेस अलग चीज है और पर्सनल एक सेपरेट चीज है। तो अब इसमें डिस्टिंग्विश करना होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है। एनी वो आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके आज ही हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम यकीनी बात है, अब हमने डिस्कस करना है हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस कल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन सिस्टमैटिक वे। व्हाट इज अ सिस्टमैटिक वे? उसी की डिस्कशन स्टार्ट करने लगा हूं कि बिजनेस को कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो बेसिकली रिकॉर्ड करने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। बच्चों आपने माइक ऑफ रखो। अगर कोई क्वेश्चन करना हो तब ऑन करना, वैसे नहीं करना प्लीज। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए, एलिमेंट्स को हम पिलर्स भी कहते हैं। पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे कोई बिल्डिंग आप बनाने लगते हो, उसके लिए पिलर्स चाहिए। ठीक है, इसमें दो अप्रोचेज हैं जो कि यकीनन हम एक ही पढ़ेंगे। वो एक तो ओल्ड होगी लेकिन वो डिस्कस करता होता हूं हमेशा क्लास में। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। और वो स्टूडेंट जो कॉमर्स पढ़ के आए हैं, अनफॉर्चुनेटली ये वर्ड पढ़ के आए हैं, एक अमेरिकन अप्रोच और एक ब्रिटिश अप्रोच। ठीक है, ये बहुत बड़ा डायलेमा है हमारे पाकिस्तान में कि हम अभी भी उस सिस्टम में जा रहे हैं जो कभी 1988 में मैंने भी पढ़ा था। वही किताबें पढ़ रहे हैं और आज हम यहां जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो फ्रेश होती है। इसी वजह से मैं अक्सर कहता हूँ, पहले दिन पूछता हूँ कॉमर्स वाले कौन है। ठीक है, कि कॉमर्स वालों से मेरी कम बनती है क्योंकि वो उस्ताद बहुत बनते हैं ना। वो कहते हैं हम पढ़ के आए हैं और सत्यानाश किया होता है कॉन्सेप्ट्स का। जो एफएससी करके आते हैं बिल्कुल जीरो होते हैं ना। जीरो से चलाना आसान है मेरे लिए। जो बीच में कुछ पढ़ के आए होते हैं ना, वो भी पढ़ के कौन सा आए हुए हैं, अपने कॉन्सेप्ट खराब करके आए हुए हैं। वो सिर्फ किताब की हद तक है, लेकिन कॉमर्स इस फील्ड में बहुत आगे है। अकाउंटिंग एक समुंदर है। ठीक है, तो इसलिए बहुत केयरफुली तो जो वो स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो कॉमर्स पढ़ के आए हैं वो समझे उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, फिर वो सीखेंगे। अगर वो ये समझेंगे ये तो डेबिट क्रेडिट तो मुझे आता है, तो मैं एक एंट्री पूछूंगा फंस जाएंगे। मुझे पता है ना कहाँ फंसाना है। उस्ताद हूं मैं भी, सारी जिंदगी यही काम करता रहा। लोगों को फंसाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, ये तो मेरा भाई आपका कायल है। ठीक है, तो एनी उस्तादों के पास अल्लाह पाक ने ना बड़ी क्वालिटीज दी होती। तो 5 एलिमेंट और ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है 3 एलिमेंट। ट्रेडिशनल, ठीक है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। मैंने पहले कहा कि ये ना लिखना है हमने, ना इसकी बहुत डिस्कशन करनी, ना ही हमारे सिलेबस में, तो खत्म हो गई ये अप्रोच। रियल क्या होता है? हर वो चीज जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हो एंड आई कैन टच इट, लाइक दिस टेबल, कैश, मार्कर, हर वो चीज, बिल्डिंग, हर वो चीज जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हो और उसको छुआ जा सके, उसको हम कहते हैं रियल अकाउंट। दूसरा होता है पर्सनल। अब जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो किसके साथ करेंगे?
ऑब्वियसली क्वेश्चन है किसके साथ करेंगे, जिसके साथ करेंगे वो पर्सन ही तो है। पर्सन डजंट मीन अ नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ एंटिटी। अब जाते हैं यहां से सदर की तरफ जाएं तो बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगह पे, तो सारे बिजनेस हैं। ठीक है, आप मिस्टर ए मिस्टर बी की बात नहीं करते, आप कहते नहीं मैंने फलां कंपनी से बाय किया है, हालांकि कंपनी खुद तो नहीं चल के आई, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया, लेकिन आप क्या कह रहे हो मेरी डील किससे हुई, फलां कंपनी से हुई। तो कंपनी इज अ पर्सन, बिजनेस इज अ पर्सन। तो पर्सन में ये जरूरी नहीं है कि नेम ऑफ पर्सन हो कि जी मेरा मिस्टर अमजद से डील हुई, नहीं, मेरी फलां कंपनी से डील हुई। ठीक है, अब आप अक्सर जाते हो यूफोन में, मोबिलिंक में, तो आप ये नहीं कहते कि वहां पर्सन जिससे भी डील हुई नाम भी पता होगा आपको शायद, लेकिन एंड में क्या कहते हो मैंने यूफोन से बात की, मैंने फलां से बात की, क्योंकि असल में बेसिक पर्सन वो है जो बिजनेस कर रहे, बिजनेस नेम है। ठीक है, तीसरी चीज होती है नॉमिनल। हाँ, नॉमिनल को मैं यहां जरूर समझाया करता हूं इसलिए कि उसको आगे टच करना है। नॉमिनल को कहते हैं हर वो अकाउंट जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता। अब वो क्या चीज है, अब सवाल यह है वो क्या चीज है। देखिए, बहुत से ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, हम फिर भी उसको अकाउंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। कैसे, अब आप कहोगे जी सैलरी तो कैश में मिल रही है, सैलरी तो कैश में मिल रही है, ये तो कैश है। ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन मुझे बताओ कि अगर आपके पास बिजनेस में कैश आ रहा है तो क्या आप ये नहीं पूछोगे कैश कहां से आ रहा है? अगर कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्या आप ये नहीं पूछोगे बिजनेस से कैश क्यों जा रहा है? इसके कैश के आने और जाने का कोई सोर्स तो होगा, उसी सोर्स को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अभी इसको और एलेबोरेट कर देता हूं। सैलरी है, मान लिया, चलो ये कैश मिला आपको, 50,000 रुपए कैश मिल गया, आपने उसको कैश को क्या नाम दिया कि आप घर जाओगे क्या बताओगे कि मुझे कैश मिला? नहीं, क्या बताओगे? मुझे सैलरी मिली है। एग्रीड? ओके, मान लिया। अब उस कैश को क्या नाम दिया आपने? सैलरी। ओके, अब आप बिजली का बिल पे करते हो, अब क्यों नहीं कहते मैं सैलरी पे कर रहा हूं? जब कैश आया है तो उस वक्त आपने क्या नाम दिया? तो फिर कैश का नाम सैलरी हो गया ना। लेकिन वही कैश, वही नोट, इवन जब आप किसी और को देते हो तो कहते हो नहीं मैंने फलां चीज दी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, मैंने स्कूल कॉलेज फी दी एंड सो ऑन। इसका मतलब कि उस कैश के आने और कैश के जाने में भी कोई सोर्स मौजूद है, उस सोर्स को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, जो कि यहां फर्दर एलेबोरेट हुआ है मॉडर्न अप्रोच में। ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच थी। मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि 3 पिलर्स पर बिल्डिंग खड़ी तो हो जाती है, कमजोर होती है। मजबूत करना है तो कितने पिलर होने चाहिए? 4। लेकिन हम कहते हैं 4 भी नहीं, 5 करो, एक दरमियान में भी लगा दो, गिरने का चांस ही ना रहे। ठीक है, तो देयर आर 5 पिलर्स और 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट इज नॉन एज एसेट। ये मैं पहले लिख लूं फिर एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 2, लाइबिलिटीज। नंबर 3, ऑनर्स इक्विटी। वो स्टूडेंट जो नई अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर की बात को याद रखना है, घबराना नहीं है। सारी चीज फौरन समझ नहीं आएगी, यानी आपको कई दफा ऐसा लगेगा ये पता नहीं मौलवी साहब आए हैं क्या, अजीब अजीब बातें करने लगे हैं, अभी महसूस होगा। तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो, अभी मुझे भी और मेरी बातों को भी, थोड़ा सा आगे जाओगे खुद समझ में आना शुरू हो। पहले दिन नहीं समझ आती, ये माइंड में रखना। इसलिए एक होता ना बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, यार ये तो बड़ी मुश्किल चीज है, कुछ भी नहीं है अकाउंटिंग। लेकिन शुरू में तो एक नई चीज जब भी कोई सीखता है इंसान, थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, तो तीसरा एलिमेंट ऑनर्स इक्विटी, फोर्थ रेवेन्यू, एंड फिफ्थ इज एक्सपेंस। अब इन पांचों को डिटेल में हम जाएंगे
along with definition, यहां जो मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको वो लिखनी है आपने, ऑनलाइन वाला अपने कॉपी साथ रखनी है आपने, ठीक है। ये डेफिनेशन इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है, उन वर्डिंग्स में नहीं है जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में आती है, लेकिन मीनिंग वही है। तो जरा मुख्तसर में अभी लिखवाऊंगा समझने के लिए, समझ सको। पहले दिन ही मैं अकाउंटिंग फ्रेमवर्क वाली डेफिनेशन यूज करूंगा तो मसले बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं जी, एसेट क्या होता है। एनीवन, आप लोगों से चलो मैं वक्ती तौर पे पूछता हूं, एसेट आपके ज़हन में क्या आता है? एसेट अदर देन सैलरी तो बहुत सी चीजें हैं यार। असासा या जायदाद वगैरह। जायदाद वगैरह, फिजिकल फर्ज होती है। अच्छा, देखो पहली बात तो याद रखो, जो मैं क्वेश्चन करता हूँ, कोई बात नहीं, अभी चूंकि आपको आइडिया नहीं है अकाउंटिंग का, तो अक्सर स्टूडेंट मुझे जवाब देते हैं, जो जवाब देते हैं वो उसकी एग्जांपल्स होती हैं। मसलन प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया, प्रॉपर्टी इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट, इज नॉट एसेट। डेफिनेशन वो चीज होती है जिससे मैं जज कर सकूं कि ये प्रॉपर्टी एसेट है, ये फर्नीचर एसेट है, कैश एसेट है, ये सारे एसेट हैं जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसके पीछे कोई थीम तो होगा ना, कोई आइडिया तो होगा, उसको अंडरस्टैंड करना है, एंड दैट इज एसेट। कोई ऐसा नया नाम आ जाता है और फिर तो हम वो एग्जांपल हमारी नजर से नहीं गुजरी तो हम फंस जाएंगे कि क्या ये एसेट है या नहीं। हम वो कहते हैं, लिखिएगा एनी रिसोर्स, एनी रिसोर्स ऑफ द बिजनेस which is controlled by an entity, which is controlled by an entity। ठीक है जी। अब यहां वर्ड्स वो और से देखो, बड़ी छोटी सी डेफिनेशन लिखवाई, एनी रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स, रिसोर्स तो समझते हो ना, ठीक है, जो इकोनॉमिक बेनिफिट रखती हो वो रिसोर्स कहलाता है। हर वो चीज जो इकोनॉमिक बेनिफिट रखेगी वो रिसोर्स कहलाता है। तो यहां पर वो कह रहे हैं एनी रिसोर्स ऑफ द बिजनेस, पर्सनल नहीं फिर, क्योंकि वो तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम कल भी, ट्रांजैक्शन कौन सी? बिजनेस। अब मेरे घर का भी कोई एसेट हो सकता है, बस अब मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरी एक पर्सनल कार भी है और एक बिजनेस के यूज के लिए भी है, तो पर्सनल कार का तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो एसेट जरूर है लेकिन मेरे लिए एसेट है, मेरा बिजनेस का एसेट नहीं है। बिजनेस का एसेट हुआ है जो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो लिहाजा एनी रिसोर्स ऑफ द बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, ये कंट्रोल बड़ी जबरदस्त चीज है। व्हाट इज कंट्रोल? एनीवन, क्या माइंड में आता है कंट्रोल से? ऑनरशिप, देखो कि एक चीज आपकी ऑनरशिप पे नहीं है, हो सकता है कंट्रोल हो तो फिर भी वो एसेट है, इसलिए ऑनरशिप जरूरी नहीं है। ऑनरशिप टाइटल को कहते हैं। बस आपके सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप लीज पे गाड़ी लेते हो, लीज पे लिया तो बताओ कि ऑनरशिप किसकी है? यस, ऑनरशिप मेरी नहीं है, मैंने ऑफिस के लिए गाड़ी ली, बैंक से लीज करवाई, ऑनरशिप मेरी नहीं है लेकिन कंट्रोल मेरे पास है। सो कंट्रोल इज समथिंग एल्स, ठीक है। कंट्रोल को हम कहते हैं, फर्दर एलेबोरेट करूं तो रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद दैट एसेट, यानी उस एसेट का रिस्क भी मेरे पास है, उसका रिवॉर्ड भी मेरे पास है। मसलन अगर उस गाड़ी को कोई नुकसान होता है, हु विल बेयर? क्या बैंक बेयर करेगा? मैं करूंगा, ऑब्वियसली मैं करूंगा, हालांकि वो मेरे नाम पे नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूं। अब अगर गाड़ी की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं मार्केट में, अल्टीमेट एडवांटेज किसको मिलेगा? बैंक ये तो नहीं कह सकता कीमत बढ़ रही है आप मुझे ज्यादा इंस्टॉलमेंट दो, नहीं, वो तो एग्रीमेंट हो चुका है उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे मैंने लीज करवाई थी। अब बाद में प्राइस गिरे या बढ़े तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों किसके पास हैं?
यानी इसको हम लेसी कहते हैं, जो मतलब मैं यूज कर रहा हूं, इसको लेसी कहते हैं लीज की लैंग्वेज में। तो लेसी के पास है, तो लिहाजा एसेट भी किसका हुआ? लेसी का। ठीक है, तो इस वजह से कंट्रोल को हम कहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड उस पर्सन के पास हो जो एसेट यूज कर रहा है। यहां मैंने यूज के एक्सपेंसेस नहीं कहा, मसलन गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना, टायर चेंज करवाना, ये रिस्क नहीं है, ये तो यूज से रिलेटेड है। कोई भी चीज यूज करोगे तो उसके एक्सपेंसेस नहीं होंगे। घर किराए पे लेते हो, उस घर पे बिजली का बिल देते हो, रेंट देते हो, ये तो यूज के एक्सपेंसेस है, इसको इससे लिंक नहीं करना। ये ऑनरशिप से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, रिस्क और रिवॉर्ड रिलेटिंग टू ऑनरशिप। ठीक है, इसको हम नॉर्मली कहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ऑनरशिप, जो जो ऑनरशिप के नतीजे में हमें पे करने पड़े। उसकी बेसिक रीजन क्या है? अब मैं थोड़ा सा इसको फर्दर आगे लेके जाता हूं। जो एसेट आपने लीज पर लिया है, जब लीज इंस्टॉलमेंट में पूरी कर दूंगा तो एसेट तो मेरा ही होगा ना, आज नहीं है ना, लेकिन फ्यूचर में वो एसेट मेरा ही आ जाएगा। तो इसलिए हम उसको कंट्रोल रिस्क और रिवॉर्ड हमारे पास आ जाता है, उसी दिन आ जाता है जिस दिन गाड़ी लीज पर हमें मिल जाती है, तो वो हमारा एसेट कहलाएगा। हाँ, जो चीज खरीदी है उसमें तो मसला ही नहीं है ना। अगर मैंने गाड़ी खरीदी है तो उसका तो ऑब्वियसली कंट्रोल, उसकी ऑनरशिप भी मेरे पास आ गई, कंट्रोल भी आ गया, वो तो अंडरस्टूड है, उसमें तो दो राय है ही नहीं। मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं जहां थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि यार ये मेरे टाइटल मेरे नाम पे है ही नहीं, क्या मैं इसको एसेट बना सकता हूं? तो फिर हमें ये वर्ड देखना पड़ेगा, कंट्रोल। अगर कंट्रोल हमारे पास है तो हमारा एसेट है, कंट्रोल नहीं है तो हमारा एसेट नहीं है, सिंपल इज दैट। ठीक है, अब एसेट की दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ एसेट। नंबर 1 लिखिएगा, नॉन करंट एसेट। प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस एसेट। नॉन करंट एसेट लिखे, एनी एसेट purchased with the intention of, any asset purchased with the intention of use into the business, use into the business। अब यहां रुकिएगा, जब भी मैं कोई एसेट खरीदता हूं, अब एसेट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं ना, अब लीज पे लिया तो मैं यही कहूंगा खरीदा है। ठीक है, इस वर्डिंग के मुताबिक वो एसेट तो बन चुका है ना। एसेट परचेज विद द इंटेंशन ऑफ यूज, इंटेंशन ऑफ यूज। तो मुझे बताओ, बिजनेस में जो भी चीज खरीदते हो यूज के लिए नहीं खरीदते, ऑब्वियसली खरीदते हो। लेकिन इससे अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नॉन करंट एसेट की तरफ लेके जा रही है, लिखिएगा, एंड इट गिव्स अस बेनिफिट, या इट प्रोवाइड्स अस बेनिफिट, कोई भी वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। इसको हम लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं, इसको फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, मतलब कोई भी वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिसका मीनिंग सेम निकलता है। अब देखो, अब क्लियर हुई बात इस लाइन से, यानी आप हर एसेट यूज के लिए खरीद रहे हो, एग्रीड, लेकिन हर एसेट नॉन करंट एसेट नहीं है। नॉन करंट एसेट होने के लिए क्या जरूरी है कि उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा। गाड़ी खरीदते हो बिजनेस के लिए, क्या गाड़ी का बेनिफिट कुछ महीनों के लिए या सालों में है? सालों में। दिस इज नॉन करंट एसेट। आप बिल्डिंग खरीदते हो, बिल्डिंग का बेनिफिट तो ऑब्वियसली 30-40 साल भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग। नई बिल्डिंग है तो 50 साल लाइफ हम नॉर्मली ट्रीट करते हैं अकाउंटिंग में, पुरानी है तो शायद थोड़ी सी कम हो, लेकिन 1 साल से ज्यादा है, यस। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, फर्नीचर जो खरीदते हो बिजनेस में, फर्नीचर नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। फर्नीचर
आप जो खरीद रहे हो उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है। यानी वो तमाम एसेट जिनको इसलिए खरीदा है कि बिजनेस में यूज करोगे और उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, उसको हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। समझ आ गई बात? लेकिन नॉन करंट एसेट फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। दोनों की डेफिनेशन एक है, सिर्फ एक पॉइंट पे डिफर करते हैं, फिर मैं एग्जांपल्स लिखता हूं। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, टेंजिबल, यानी इसको मैं कह सकता हूं टेंजिबल नॉन करंट एसेट, ठीक हो गया, और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। ठीक है। आप लोगों की जो, अब चूंकि मेरे पास सारे स्टूडेंट तो सामने नहीं बैठे हुए, मैं जज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने साइकोलॉजी बड़ी पढ़ी हुई है, मैं तो चेहरे देख के बहुत कुछ जान लेता हूं। देखो, आप लोगों को एक चीज चेंज करनी है। ओवरऑल ही मैसेज दूंगा, मैं किसी एक स्टूडेंट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, एक दो को। देखो, चेहरे पे मेरी बात समझ आए ना आए, चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। इसके 2 फायदे, एक तो सुन्नत है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उसमें बहुत बरकत है। दूसरा, जब आप मुस्कुराहट मतलब रहते हो ना, तो रिलैक्स रहते हो। ये चेहरे पे 12 नहीं बजे होने चाहिए। अब मैं पढ़ा रहा हूं, सोच रहे हो क्या रहा है, रिलैक्स। उसके देखो, अब बड़े बेनिफिट है। जब आप रिलैक्स रहोगे ना, तो जो बात नहीं भी समझ आ सकती वो भी आएगी। और अगर टेंशन में बैठोगे तो जो समझ सकते हो तो इंशाल्लाह वो भी नहीं आएगी। तो इसलिए रिलैक्स। जहां आपको, अच्छा एक और मेरी प्रॉब्लम यह है कि देखो मैं बड़ी रिदम में आता हूं, उस्ताद गुलाम अली की तरफ बोलता चला जाता हूं, बोलता चला जाता हूं। जहां आप फील करो कि मेरी स्पीड जरा ज्यादा हो गई है, क्योंकि मैं गाड़ी भी जब चलाता हूं तो मैं पहले गियर पे नहीं चलाता, मैं स्टार्ट ही दूसरे से करता हूं। अब तो खैर वो ले ली ऑटोमेटिक, चलो वो गियर ही का मामला खत्म हो गया, अब तो पहला लगना ही लगना है। लेकिन बेसिकली मेरी आदत ये है कि मैं कहता हूं कि हर काम स्पीड से करो, क्योंकि आपने भी स्पीड पकड़ोगे तो पास होगा ना पेपर, स्पीड के बगैर नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश ये करनी है, जहां फिर भी अगर आप समझो कि स्पीड तेज हो गई है, आप इशारा कर दो सर हाथ हौला रखो, तो मैं स्लो हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता लगता, मैं जब वो कहते हैं ना कैफियत होती है, नेचर सी बात है, टीचिंग इज एन आर्ट। और जब मैं पढ़ा रहा होता तो मुझे भी नहीं पता कि मैं किस तरह अब लेके चल रहा हूँ। तो इसलिए जहां आप फील करो ना कि जरा स्पीड तेज हो गई है, तो आप मुझे बता देना, मैं स्लो कर दूंगा। ठीक है। असल में ये भी हमारा ये भी काम बढ़ गया ना ऑनलाइन में। अब क्या फरमा रहे हैं स्टूडेंट्स? टाइम टेबल ऑफ क्लास, अभी तक टाइम टेबल नहीं पता जिनको, तो मैं क्या करूं भाई उसका। अच्छा, कई माशाल्लाह आप इतने जीनियस बच्चे हो, खुशी होती है आप लोगों को देख के। मुझे एक स्टूडेंट मैसेज करता है, सर आई हैव न्यूली एनरोल्ड इन क्लास, ये रात की भी बात, इस तरह पहले कई होता, सो प्लीज ऐड मी इन ग्रुप। पहली बात, मुझे सब्जेक्ट नहीं पता, मैं एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा। नंबर 2, चलो सब्जेक्ट में अंदाजा लगा लूं कि इस वक्त आईटीए के ही बच्चे होंगे, अंदाजा लगा लूं, मुझे नाम का पता क्या, मेरे पास कोई नंबर ऑटोमेटिक सेव है, मुझे क्या पता किसका मैसेज है। नंबर 3, बैच का नहीं पता, बैच 3 है या बैच 5 है, 2 बैच ले रहे हो भाई। जब कोई चीज भेजा करो अल्लाह के बंदो तो पूरी डिटेल तो भेजा करो ना। मुझे 10 दफा मैसेज करना पड़ता है, तो आपको पता है कितना बिजी बंदा हूं मैं। वो एक दिन जियो के साथ उसको मैं कहता हूं मेरे साथ प्रोग्राम करे, आप देख लेना। तो टेंजेबल और मुझे बताओ क्या फर्क नजर आ रहा है। याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन भी वही है, इसकी डेफिनेशन भी वही है, लेकिन एक फर्क अब भी है, एंड दैट इज फिजिकल एग्जिस्टेंस। यानी टेंजेबल को मैं ये कहूंगा, एनी एसेट परचेज विद द इंटेंशन ऑफ यूज इनटू द बिजनेस एंड इट गिव्स अस बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर या 1 ईयर, बट इट हैज अ फिजिकल। बाकी मैंने सारी वही डेफिनेशन बोली है जो नॉन करंट, क्योंकि वही है नॉन करंट, बस मैंने क्या कहा, बट इट हैज अ फिजिकल।
और अगर मैं कहूं इट हैज नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इंटेंजिबल। अच्छा, अब मैं जरा इनटेंजिबल की पहले बात कर लेता हूं। तो टेंजिबल तो अभी मैंने आपके सामने कई बोले हैं। ये कौन सा ऐसा एसेट है जो हम खरीदते हैं डेफिनेशन के मुताबिक, और ये बेनिफिट 1 साल से ज्यादा भी देता है और उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं? गुडविल। ये सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज गुडविल। व्हाट इज गुडविल? ये एग्जांपल में बता रहा हूं गुडविल क्या होती है। ये लफ्ज तो बता दो यार, ये तो आना चाहिए आप लोगों को। गुडविल, ब्रांड इज सेपरेट थिंग। हाँ, ब्रांड की वजह से गुडविल जनरेट होती है। गुडविल को हम सिंपली कहते हैं रेप्यूटेशन। ठीक है, बस आप देखो, एक सिंपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। पता नहीं लाहौर गए हो कि नहीं, कुछ गए होंगे, कहने जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया में। ठीक है, लाहौर है। तो जो मेरी सारी जिंदगी लाहौर गुजरी है, 28 साल लाहौर रहा हूं, तो आई लव लाहौर एंड लव लाहौरीज। नेचुरल सी बात है ना, जहां आप रहते हैं वहां कुदरती आपका एक लगाव तो होता है, इसलिए मेरे अंदर वो क्वालिटीज है लोगों को बेवकूफ बनाने की। समझ आ गई? लॉरियों से रास्ता नहीं पूछना, इंशाल्लाह वो ऐसा घुमाएंगे ना कि सारी जिंदगी लाहौर घूमते रहोगे, रास्ता नहीं मिलेगा। वो अपना हक समझते हैं एक्चुअली कि यार इसने मुझसे पूछा है, मुझे नहीं भी पता तो बताना जरूर है। ठीक है ना? तो लो जी, तो नहीं, सियाना तो वो बनाते हैं। ओके, तो लाहौर में अब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं गुडविल की। गुडविल चीज क्या है? देखो, लाहौर में बड़ी कभी फेमस बेकरी हुआ करती थी, और ये बल्कि ट्रेंड फर्स्ट टाइम, ये जो आज हमें बेकरी से नजर आती है ना, ये तहजीब वगैरह इस किस्म की, ये फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था। बड़ी फेमस थी शम्जा के नाम से। जेल रोड लाहौर में जो पार्क है, रेस कोर्स पार्क, उसके कॉर्नर में थी। आज अगर आप जाओगे वहां मैकडोनल्ड्स नजर आएगा। ठीक है, तो और बड़ी फेमस थी, पूरे लाहौर से लोग यहां आते थे खरीदने के लिए। और इसके ऑनर एक डॉक्टर थे, बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर थे। तो इनको मैकडोनल्ड्स वालों ने ऑफर की। मैं एक्चुअल प्राइस तो नहीं बता सकता कि कितनी ऑफर हुई, अब तो याद भी नहीं है, लेकिन सपोज ये अगर 550 मिलियन रुपीस की जगह मैकडोनल्ड्स ने उन्हें कहा जी कि मैं आपको 75 मिलियन दे देता हूं, अब ये मुझे दे दो। अब देखो, जो मैं खरीद रहा हूं, अब वो उसने खरीदा मैकडोनल्ड्स ने 75 में, लेकिन वो तो एसेट तो 50 मिलियन का है। 25 मिलियन किस चीज के दे रहे हो? गुडविल। सो अब देखो, अब जब मैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करूंगा, लैंड को 75 लिख ही नहीं सकता मैं, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वैल्यू ओवरस्टेट नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो एक्स्ट्रा पे किस चीज का पे कर रहे हो? ड्यू टू गुडविल। गुडविल कैन बी ड्यू टू रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। जैसे कुछ आउटलेट्स ऐसे हैं, कुछ नेम ऐसे हैं, वो जहां पे भी जाते हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं। सिर्फ नाम लगाने की देर है और लोग आना शुरू हो जाते हैं। कई ये बिजनेस ऐसे हैं जो नए नेम से शुरू करें, नया नाम रखा है, तो लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होंगे, टाइम लगेगा, फिर एक वक्त आता है जो उसकी रेपुटेशन बढ़ती है। लेकिन एक बिजनेस है पहले दिन से लोग आना शुरू हो जाते हैं। मैकडोनल्ड्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। जहां आउटलेट ओपन होता है वहां लोग आना शुरू हो जाते हैं पहले दिन से, बल्कि पहले दिन वो जो ओपनिंग करते हैं इतना रश होता है कि जगह ही नहीं होती। सो दीज आर द रेप्यूटेशन। इवन दैट रेप्यूटेशन कैन बी ड्यू टू मैनेजमेंट। जैसे अगर एक कंपनी है, उसको टेक ओवर कर ले सैगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है सैगल का, क्रेसेंट ग्रुप, हिशवानी ग्रुप, ये बहुत बड़े बड़े नाम है। अगर ये टेक ओवर करते साथ ही जो है शेयर प्राइस ऊपर चली जाती, क्यों? क्वेश्चन है क्यों? अभी तो खरीदा है, अभी वो कंपनी प्रॉफिट में भी नहीं गई, लॉस में जा रही है, एकदम शेयर प्राइस ऊपर चली गई, क्योंकि जो खरीद रहा है ना, लोगों का ट्रस्ट है कि ये अब कंपनी ऊपर जाएगी, तो उसका इंपैक्ट अभी से नजर आना। दिस इज गुडविल। तो गुडविल वो चीज है जो बाकायदा रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से और इंटेंजिबल में पेटेंट राइट्स।
पेटेंट राइट, ये बेसिकली आप एक राइट बाय कर लेते हो, जैसे एग्जैक्टली मैकडोनल्ड्स का एम एक स्टाइल है ना, बाटा का ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते हैं। कोई भी पर्सन इसको यूज करेगा उसको सू किया जा सकता है, ठीक है, यानी इसका बाकायदा लीगल एग्जिस्टेंस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, इंटेलेक्चुअल एक्ट के तहत, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तभी ये बाय करते हो, तो ये भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। ये आपने पे किया, बाय किया, और इसका बेनिफिट एक साल के लिए नहीं, कई सालों के लिए। और इसके अगेंस्ट मिला क्या आपको, फिजिकली क्या मिला? सर एक पेज मिला है ना, एक सर पेज एसेट तो नहीं है ना, हमें तो एक एग्रीमेंट है और वो अलाउ किया गया कि आप इसके ऑनर हैं, बस सिंपल इज दैट, ठीक है। इसी तरीके से कॉपीराइट होता है। जैसे अक्सर आप देखते हो, ये आपकी बुक है, आपके सामने होगी किसी के पास, इस बुक पहले पेज पे नेम ऑफ पब्लिशर होगा, इमाइल वुल्फ, और इसके साथ सी लगा हुआ है छोटा सा। ये सी लिखने का मतलब है ये कॉपीराइटेड है, इसका कोई भी टैक्स कोई भी पर्सन एज इट इज कॉपी नहीं कर सकता विदाउट प्राइस। इवन इसकी फोटोकॉपी भी अलाउड नहीं होती लॉ के मुताबिक, लेकिन चलती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इसकी अलाउड नहीं। हाँ, विदाउट रिटन परमिशन, अगर वो परमिट कर देते हैं कि आप कॉपी करवा सकते हो, आप करवा लो, तो उसके लिए पेमेंट करते हैं, ह्यूज पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसको भी हम नाम देंगे, ये भी इनटेंजिबल है, ये टेंजिबल नहीं है। इन्होंने बेसिकली नेम खरीदा उसका, बस अब मैंने किताब लिखी, पब्लिशर ने मुझसे खरीद ली, अब मैं उसका ऑनर नहीं रहा क्योंकि उसने मुझे पेमेंट कर दी है। अब ऑनर कौन है? वो पर्सन है। अब बेनिफिट कौन उठाएगा? जिसने वो खरीदी है, मैं बेनिफिट नहीं उठाऊंगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो एग्रीमेंट होते हैं, एक कॉपीराइटेड होता है, कॉपीराइट, और एक होता है जिसको हम कहते हैं एक बड़ा सिंपल सा वर्ड होता है रॉयल्टी बेसिस पे, उसमें एसेट नहीं होता। एसेट उसी का होता है जिसकी किताब, मिसाल के तौर पे मैंने बुक लिखी, ठीक है, जब मैं बुक लिखूंगा तो उसको मैं दो, मेरे पास ऑप्शन है, ये मैंने बुक लिखी और मेरे पास दो ऑप्शन है, प्रिंट नहीं कराई, लिखी कंप्यूटर पे कहीं पे भी, कहीं ना लिखी होगी ना। अब उस बुक का एक तो यह कि मैं इसको सेल कर दूं, जब मैं सेल करूंगा इस बुक को जितनी भी अमाउंट पे, तो जो बाय कर रहा है उसके लिए ये कॉपीराइट हो गया। अब इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? नहीं, मुझे तो ले लिया ना मैंने वन टाइम। जैसे आम चीज है मार्केट में, एक मैं बेच देता हूं तो क्या मेरा उस पर राइट रहेगा? मतलब एक गाड़ी है मैंने बेच दी, अब गाड़ी का बेनिफिट कौन लेगा? नफा और नुकसान दोनों कर लो, चलो उसका फायदा भी किसको मिलेगा? जिसने खरीदा है उस गाड़ी का, और नुकसान भी अगर होगा तो किसका है? जिसने खरीदा। सेम इसी तरह अब उसने बुक खरीद ली, अब आगे बुक नहीं चलती, सिलेबस चेंज हो गया और रीजन आ गई, तो उसका बेनिफिट अब वो मुझे नहीं कह सकता जी कि मेरे पैसे वापस कर दो, क्यों? उसने मुझसे बाय किया था, ठीक है। दूसरा ये होता है कि ऑनरशिप नहीं सेल करता मैं राइट दे देता हूं उसको कि आप पब्लिश करो, और उसकी रॉयल्टी एग्रीमेंट कहलाता है, वो एसेट में नहीं आता, ठीक है। रॉयल्टी में क्या होता है, मार्केट में 20% रेट है, 20%। अब ये जो आप खुद अंदाजा लगाओ, ये जो बुक पब्लिश होती है ना, आप मार्केट से 200 रुपए की किताब खरीद के लाए, इसमें पता है किस किस का हिस्सा होता है? 20% होता है जिसने किताब लिखी है, 25% मिनिमम शेयर होता है बुक डिपो वाले का जो सेल करता है, और यकीनन 15% वो भी कमा रहा है, तो यानी 60%, यानी इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 80 रुपए होगी, और हमें 200 रुपए में वो किताब मिल रही होती है, यानी 120 रुपए बाकी लोगों का शेयर होता है, सबका प्रॉफिट होता है। तो इसमें हालांकि अगर बुक खुद बनाए ना तो बहुत सस्ती पड़ती है, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट से हम खरीदते हैं तो हमें कॉस्टली पड़ती है। तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। टेंजिबल की तो बेशुमार एग्जांपल है। लैंड इज अ टेंजिबल एसेट, बिल्डिंग इज अ टेंजिबल एसेट,
फर्नीचर इज अ टेंजिबल एसेट, व्हीकल्स इज अ टेंजिबल एसेट, जिसमें ट्रक्स, कार्स, डिलीवरी व्हीकल्स आ जाती हैं। जी प्लीज। बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, बिजनेस जब स्टार्ट करते हो किस इंटेंशन से करते हो, लेकिन कई दफा प्रॉफिट नहीं होता। इस तरह कई दफा ऐसा भी होता है कि हमने गुडविल खरीदी बेनिफिट उठाने के लिए, उल्टा बेनिफिट उठाने के बजाय हमें नुकसान हो गया। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बट वेन एवर वी आर बाइंग वी आर एक्सपेक्टिंग, यानी तभी मैं बाय करूंगा व्हेन आई विल एक्सपेक्ट दैट इट विल गिव अस बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। बट समटाइम द ट्रेंड विल चेंज। जैसे आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है ना, तो अब एक न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, मैं एक राइट ले लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, ठीक है, और न्यू टेक्नोलॉजी आती है जिससे पुरानी टेक्नोलॉजी अक्सर ऑब्सोलीट हो जाती है। अब वो 6 महीने बाद ही हो गई, तो मैं देखो जिस दिन खरीदा हमने तो उस दिन रिकॉर्ड करना है ना, बात का ट्रीटमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो जिस दिन खरीदा है उस दिन तो न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आई हुई थी, और अगर मेरे नॉलेज में होता कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं कभी भी ना खरीदता, या कोई भी बिजनेसमैन कभी भी ना खरीदता। सो इट मीन्स कि उसकी वो इंफॉर्मेशन उस वक्त मौजूद नहीं। और ये जितनी डिस्कशन कर रहे हैं कि जी जिस दिन, आपका क्वेश्चन ये है कि जिस दिन खरीदा है उस दिन वो एसेट है, बाद में एसेट रहे या ना रहे वो बात का मसला है, ठीक है, ये इनिशियल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह बेशुमार एग्जांपल है, फर्नीचर वो सॉरी आपकी प्लांट मशीनरी वगैरह, ये भी हमारे एसेट्स, टेंजिबल। ठीक हो गया। अच्छा, अब आइएगा एसेट का, एक चीज और ऐड करूंगा, ये तो एसेट्स हो गए। क्या एसेट्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है हमने? तो क्वेश्चन ये है, रिकॉर्ड करना है? यस, बिल्कुल करना है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, ये याद रखना है, ऐसे नहीं, उसका एक क्राइटेरिया है। तो आप लिखिएगा, ये फ्रेमवर्क क्राइटेरिया कहलाता है, क्राइटेरिया ऑफ एसेट। जी कौन सी वाली? अभी तो मैं करंट पे आया ही नहीं ना, अभी तो हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट को। यकीनन करंट भी आऊंगा मैं, उसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन क्राइटेरिया 2 होते हैं, लिखिएगा। नंबर 1, इट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, its future economic benefits shall inflow to the entity। ये मैं स्टैंडर्ड की वर्डिंग लिखवा रहा हूं, फ्रेमवर्क की। मैं दोबारा बोल रहा हूं, व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम एसेट्स, सॉरी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स shall inflow to entity। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। जरा गौर से देखें इस क्राइटेरिया में क्या लिखा है, इज मोर देन 1 ईयर नहीं कहा, तो मैं कौन सा कोई नॉन करंट एसेट का क्राइटेरिया बता रहा हूं? मैं किसका बता रहा हूं? एसेट का, ठीक है। नॉन करंट भी एसेट है, करंट भी एसेट है, जिसकी डिस्कशन अभी नहीं की। ये क्राइटेरिया एसेट का है, चाहे वो नॉन करंट हो या करंट हो, ठीक है। तो इसलिए यहां कहीं नहीं आएगा मोर देन 1 ईयर। हाँ, नॉन करंट होगा तो ये कहना खुद ही नॉन करंट, वो तो उसकी डेफिनेशन में फॉल करेगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है, देखो अब जरा मेरी बात को, आपका जवाब यहां मिलेगा क्राइटेरिया में। पहला क्राइटेरिया, मैं एक एसेट खरीदता हूं, चाहे वो गुडविल है या कोई भी है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल, एसेट खरीदा। अब सवाल है कि क्या मुझे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? तो पहला क्राइटेरिया कहता है कि इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शैल इनफ्लो टू द एंटिटी, कि इसमें फ्यूचर में इसके जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि आएंगे। अगर एक्सपेक्टेड ना हो तो इसका मतलब ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा। पहली बात तो है कि अगर इकोनॉमिक बेनिफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नहीं होंगे तो आप खरीदोगे ही नहीं लॉजिकली। देखिए, ये क्राइटेरिया आगे के लिए है। अब सुनिए, मैंने खरीद लिया, क्राइटेरिया मीट कर रहा है, फ्यूचर बेनिफिट्स हैं,
6 महीने गुजरे, न्यू टेक्नोलॉजी आई, पुरानी ऑब्सोलीट हो गई। ठीक है, अब ऑब्सोलीट कैसे होती है इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कुछ मशीनरीज ऐसी होती है वो प्रोडक्ट को बना रही है, स्पेसिफिक मशीनरीज। अच्छा, अब वो जो प्रोडक्ट बन रही है उस प्रोडक्ट का एक सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ जाता है 6 महीने के बाद, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत बेटर है हमारी प्रोडक्ट, बहुत बेटर है हमारी प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा जिस वक्त तो न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी ऑब्सोलीट हो गई, एकदम डिमांड हमारी प्रोडक्ट की नीचे जाएगी, तो अब तो प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन आपको स्टॉप करनी पड़ेगी, तो मशीन जो है उससे कोई और प्रोडक्ट नहीं बन सकती। अब बताओ, अब ये क्राइटेरिया लगाओ क्या बनता है, क्या इसके फ्यूचर बेनिफिट्स इनफ्लो होंगे, क्या ये जनरेट करेगा? नहीं, साथ ही एसेट खत्म हो जाएगा। समझ आ गई बात? यानी जिस ये फ्यूचर की बात बता रहा हूं, जब आप देखोगे कि आपका बेनिफिट है उस वक्त तक एसेट रहेगा, जिस दिन बेनिफिट खत्म हो जाएंगे एसेट खत्म। अब कैसे खत्म किया जाता है वो तो आगे जाके पढ़ेंगे ना अकाउंटिंग में, मैं ये नहीं बता रहा अभी सिर्फ क्राइटेरिया बता रहा हूं। सेकंड लिखिए, इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, यानी उसकी कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। अच्छा, जो भी एसेट आप खरीद रहे हो क्या उसकी कॉस्ट नहीं मेजर हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ये फिर क्यों लिखा क्राइटेरिया? कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट को मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कई दफा डोनेशन मिलती है आपको, एक स्पेसिफिक मशीन है और जो बहुत कॉस्टली है, गवर्नमेंट खुद खरीद कर डोनेट करती है, कई दफा ऐसा होता है। ठीक है, पाकिस्तान में तो एग्जाम्पल कम मिलेंगे, नहीं इंटरनेशनली होता है ताकि उस एरिया को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अब डोनेशन जिस कंपनी को मिल रही है, वो मशीन जो मिल रही है उसके पे तो कुछ नहीं कर रहा ना, क्या एसेट रिकॉर्ड होगा? हमने क्राइटेरिया देखना है, हमने ये नहीं देखना कि पे किया है या नहीं किया। क्राइटेरिया ये कहता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शैल इनफ्लो टू द एंटिटी, आंसर इज यस। कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, यहां रुक जाते हैं। अगर तो उस एसेट की कॉस्ट को रिलायबली मेजर हम कर सकते हैं, हमें पता है कि मार्केट में इसकी प्राइस क्या है, तो बिल्कुल मैं एसेट रिकॉर्ड करूंगा। और नंबर 2, अगर उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, गवर्नमेंट ने स्पेशली बनाकर हमें डोनेट की है, ऐसी सूरत हाल में एसेट रिकॉर्ड नहीं हो, बेशक फ्यूचर बेनिफिट रहे। ठीक है, इसी तरह और एग्जांपल देता हूं, इंप्लॉइज जो होते हैं किसी बिजनेस के, इसको भी हम नॉर्मल लैंग्वेज में एसेट कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज मैंने वर्ड यूज किया है, मैंने अकाउंटिंग लैंग्वेज नहीं किया। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। जो आपके इंप्लॉइज होते हैं ये एसेट होते हैं, और कई कई कंपनीज अपनी एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ को बकायदा मार्केट कर रही है कि हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। टेक द केस ऑफ BMW ग्रुप, बड़ा फेमस ग्रुप है, ये ब्रांड भी है और ग्रुप भी है। इसकी जो एम्प्लॉइज हैं, मोर देन 140,000 एम्प्लॉइज है पूरे वर्ल्ड में, और तमाम के तमाम स्किल्ड, यानी अनस्किल्ड नहीं है। स्किल्ड तो समझ लो ना, यानी एक होता है अनस्किल्ड, यानी एक ऐसा बंदा रख लिया जिसको काम नहीं आता, आप सिखा रहे हो, अनस्किल्ड। एक होता है स्किल्ड, जब आप एक अकाउंटेंट है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इंशाल्लाह जब बनोगे तो यू विल बी स्किल्ड पर्सन। ठीक है, एक बंदा जिसने बीकॉम किया है, मैं उसको स्किल्ड नहीं कहूंगा, वो अकाउंटिंग कर तो लेगा, बुक कीपिंग तक, क्लैरिकल जॉब तो कर लेगा, लेकिन जो मेन काम है स्किल्ड पर्सन वाला वो नहीं कर सकता, उसको नहीं पता स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, रूल्स क्या कहते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो एम्प्लॉइज है वो एसेट कहलाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते एसेट। क्यों? क्राइटेरिया लगाओ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शैल इनफ्लो टू द एंटिटी, यस। नंबर 2, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, नहीं, कहां से मेजर करोगे कॉस्ट? ठीक है, कि भी इसकी कॉस्ट क्या है। अब अगर आप ये कहते हो जी उसको सैलरी तो दे रहे हैं ना, वहां से मेजर कर लो, भाई इस तरह तो फिर जो भी ऐसा खरीदते हो क्या उसकी रनिंग कॉस्ट नहीं होती?
मशीन खरीदी है, क्या उसकी रनिंग कॉस्ट नहीं होगी? तो ये रनिंग कॉस्ट है, वो तो जो काम कर रहा है उसके लिए सर्विसेज दे रहे हो, वो रनिंग कॉस्ट है। मैं कह रहा हूं कॉस्ट ऑफ एसेट, एम्प्लॉय की कॉस्ट, चूंकि वो मेजर नहीं हो सकती, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। एक और एग्जांपल देखें, मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल कॉलेज में आई थिंक सेकेंड ईयर में जब आते हैं ना, तो वो किसी हॉस्पिटल से, आपको पता है, वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है, और उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो जो स्टार्ट होती है ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो स्केलेटन्स पर होती है, एंड दीज स्केलेटन्स आर नॉट आर्टिफिशियल, दिस इज ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब ये कहां से आते हैं स्केलेटन्स? यस, ये जो डेड बॉडीज होती हैं, कई दफा हम खबरों में पढ़ते हैं कि लावारस मिल गई, तो ये फिर ये क्या करते हैं, तो इसको एक बाय लॉ इसको कुछ अरसे के लिए पहले स्टोर करते हैं कि शायद कोई पर्सन मिल जाए उसका। लेकिन जब कुछ नहीं मिलता, फिर दो ही ऑप्शन होती है इनके पास, या तो बॉडी को डिसॉल्व करके उसको स्केलेटन में कन्वर्ट कर दिया जाए और डोनेट कर दिया जाए किसी हॉस्पिटल को, ठीक है। नंबर 2 कि उस स्केलेट उसको दफना दिया जाए। बस ये दो ऑप्शन हो सकती है। तो अब अगर एक स्केलेटन एक हॉस्पिटल को मिल रहा है, तो स्केलेटन का बेनिफिट, पहला क्राइटेरिया लगाओ, फ्यूचर बेनिफिट है? यस। कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती? नहीं। कैसे लगाओगे? बूढ़ा है, जवान था, हड्डियां मजबूत है, नहीं है, अब तो मर गया बेचारा, मर गया तो हड्डी पता लग जाता है, हाँ वो तो मेरे साइंस है ना, उससे तो पता लग जाता है, लेकिन हड्डी तो हड्डी है ना। तो बहरहाल वो इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, इसको हम एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं कि क्राइटेरिया को कैसे मीट करना होता है। इनिशियली तो खैर हमें जरूरत नहीं होती, सीधी बात है, फ्यूचर में हमें जरूरत होती है क्राइटेरिया लगाने की। हालांकि हम कहते हैं शुरू में भी लगाएं, लेकिन शुरू में लग रहा होता है भाई, सीधी बात है, शुरू में लग रहा होता है। अगर नहीं लग रहा तो मैं खरीदूंगा ही नहीं उस एसेट को। फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, कॉस्ट को तो जोड़ दो, कॉस्ट तो हो ही नहीं सकता, जब खरीद रहा हूं तो कॉस्ट मेजर हो रही है। मैं तो बात कर रहा हूं उस चीज की कि फ्यूचर बेनिफिट है या नहीं, और जब मैं कहता हूं फ्यूचर बेनिफिट नहीं, मैं क्यों खरीदूंगा? मैं तो खरीदूंगा ही नहीं, इसका मतलब खरीद रहा हूं तो फ्यूचर बेनिफिट है, तो लिहाजा क्राइटेरिया खुद ब खुद मीट करता है। लेकिन बाद में जाकर ये चेंज हो सकता है क्राइटेरिया, उसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे नॉन करंट एसेट, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये चीजें, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नंबर 2 करंट एसेट्स। लिखिए, द एसेट्स which can be converted into cash, which can be converted into cash within a period of 1 year, within a period of 1 year, और इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका यह भी मतलब होता है रूटीन मैटर ऑफ बिजनेस, कोई भी वर्ड लिख लो, ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या ड्यूरिंग द रूटीन मैटर ऑफ बिजनेस, रूटीन मैटर ऑफ बिजनेस। अब देखो, अब अगर मैं दोनों को लिंक करूं, दोनों में हर वो एसेट जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे, नॉन करंट, और सीधा मैं बात करूं जो 1 साल से एक्सीड ना करे, वो करंट एसेट हो गया। क्लियर होगी ना बात? सो बेसिकली यहां पर एक और पॉइंट है, मैंने कहा विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जो बिजनेस के करंट एसेट होते हैं वो चूंकि लॉन्ग टर्म तो नहीं होता, तो कैश में कन्वर्ट होंगे, और ऑब्जेक्टिव भी होता है कि ये कैश में कन्वर्ट हो। मिसाल के तौर पे स्टॉक खरीदते हो, ट्रेडिंग बिजनेस है, आपने स्टॉक खरीदा, किस लिए खरीदा है? बेचने के लिए, ऑब्वियसली बेचने के लिए खरीदा है। अब ये जो स्टॉक आपने बाय किया है, आपने इसलिए किया है कि इसको सेल करूंगा, और जैसे ही सेल होगा वो ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट होगा कि नहीं? ठीक है। और क्या 1 साल से ज्यादा टाइम लेगा? नहीं। हाँ, स्टॉक तो पड़ा रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, रिप्लेनिशमेंट होती रहती है, ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन
ये कहीं नहीं कहूंगा कि स्टॉक जीरो हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, लेकिन जो स्टॉक खरीदा हुआ है वो मैक्सिमम 1 साल कह रहा हूं, 1 साल से ज्यादा वो स्टोर नहीं होता। और अगर कोई ऐसा एसेट स्टॉक आइटम आपके पास है जो आप समझते हो कि ये सेल नहीं हो रहा, तो एज अ मैनेजर क्या करोगे आप बता दो क्या करोगे? कई आइटम हो सकती हैं, एक आधी आइटम ऐसे निकल आती हैं बिजनेस में, 50 आइटम है, कुछ रोज बिकती है, कुछ 1 हफ्ते के बाद, कुछ 1 महीने के बाद। एक ऐसी आइटम है जो डेड हुई हुई है, जिसको हम डेड कहते हैं, डेड स्टॉक। क्या करोगे एज अ मैनेजर? वेस्ट कर देंगे। ज्यादा बिजनेस का सही फायदा करेंगे। और भाई ये जो अक्सर लगती है ना, सेल लगी होती है, हम बड़े खुशी से भागते हैं, मैं भी भागता हूँ। हाँ कॉस्ट का ये जो भागता हूँ मैं जी, वो मैं खुद जाता हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ 50% लगी हुई है, पहुंच जाता हूँ, मैं कहता हूँ फायदा उठाओ, ठीक है। हाँ तो क्या है यार, भाई देखो सीधी बात है। और देखिए मैं तो सीधी बात करता हूँ कि जूते पहनने महंगे पहनो, सस्ते पहनो जूते, पाँव के नीचे यार। वो एक मूवी थी, कभी ऐसे ही मैंने क्लिप देखा, तो अच्छा हो गया, मूवीज तो देखी नहीं मैंने, तो वो एक क्लिप मेरे सामने आया, बहुत पुरानी, मेरे भी पदाई से पहले की मूवी है, अली एजाज कभी एक हुआ करता ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में। तो वो एक वो कहता जी कि कारपेट जितना भी महंगा ले लो, आना उसने पाँव के नीचे, और टोपी जितनी मर्जी सस्ती ले लो, आनी सर पे ही। तो कुछ चीजों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, यानी ये तो एक वैसे बात की। तो सिंपल लॉजिक आपने ये ज़हन में रखनी है कि जो स्टॉक हमारा डेड हो जाता है, हमारी कोशिश होती है कैश में कन्वर्ट हो। अब कैश में कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है? सेल लगा दो, कम, इवन दैट अगर आपको कॉस्ट में भी बेचनी पड़े आप बेच दो। क्यों? इवन लॉस में भी बेचनी पड़े बेच दो। क्यों? क्योंकि जब कैश जनरेट होगा, उस कैश को यूज करके आप दोबारा प्रॉफिट कमा लो। बात समझोगे नहीं? लेकिन अगर आप उसको यही वेट करते रहे कि यार शायद कोई कस्टमर आ जाए, शायद आ जाए, दैट इज नॉट अ गुड मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली खैर बिजनेस का हिस्सा है। तो मैं एग्जांपल दे रहा था स्टॉक। तो करंट एसेट में पहला एसेट क्या होता है? स्टॉक। इसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, 2 वर्ड यूज करते हैं, इन्वेंट्री या स्टॉक। अब वो जो कॉमर्स वाले प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं, वो कहते हैं ये ब्रिटिश अप्रोच है, ये अमेरिकन अप्रोच। इवन मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने किताब देखी है, उस किताब के एंड पे एक पेज बना हुआ है, अमेरिकन अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच। अमेरिकन में क्या वर्ड यूज होते हैं, ब्रिटिश में कहाँ होते हैं। मैं सिंपल लॉजिक देता हूँ, ACCA किसकी क्वालिफिकेशन है? अमेरिकन, ब्रिटिश। वो इन्वेंट्री यूज करते हैं, वो तो स्टॉक यूज ही नहीं करते। फिर ये कहां से साबित होता है कि ये ब्रिटिश है? इट इज ट्रेडिशनल वर्ड, इट इज मॉडर्न वर्ड। ये पहले हम स्टॉक यूज करते थे, अब इन्वेंट्री यूज करते हैं, लेकिन आज भी स्टॉक यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मतलब वर्ड रिप्लेस होते रहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो स्टॉक और इन्वेंट्री की। लिखें, एनीथिंग परचेज्ड, एनीथिंग परचेज्ड with the intention of sale। अब यहां रुकते हैं, इससे पहले एक इंटेंशन वाली डेफिनेशन और पढ़ी थी। मैंने क्या कहा था? एनी एसेट परचेज विद द इंटेंशन ऑफ यूज इनटू द बिजनेस। वो भी नॉन करंट में चला गया, उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो। यहां यूज नहीं है, किस लिए खरीदा है? सेल के लिए। एंड इट्स बेनिफिट, सॉरी, एंड it shall remain unsold, it shall remain unsold at period end, at period end। मैंने अभी आपसे क्या बात की? स्टॉक कभी जीरो, स्टॉक कभी जीरो नहीं होता, कभी भी बिकेगा। अब आप बड़े, अब आजकल ये नया स्टोर खुला इम्तियाज, बहुत बड़ा ग्रुप है, कभी जाए वहां पे ऐसे लोग आए हुए हैं, यकीन करें ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया उठ के यहां आ गई है। ठीक है, 2 घंटे मैंने वेट किया वहां पर, कि इतनी पब्लिक है वहां पर। अब अंदर जाएं
कितना स्टॉक है, कितनी सेल हो रही है, क्या जीरो हो रहा है स्टॉक? नहीं जी, बिल्कुल उनका पूरा प्रोसेस है। मतलब कोई भी आम भी बिजनेस में, आम बिजनेसमैन को ले लो, शॉपकीपर को, वो भी जीरो नहीं होने देता स्टॉक को। बस 6 का इसने पैक खरीदा, हेड एंड शोल्डर्स का एग्जांपल दे रहा हूं, अब 2 रह गए, 4 सेल हो चुके हैं। गाड़ी आती है, जैसे अक्सर गाड़ियां आती हैं बेचने के लिए, गाड़ी आई, उसने 6 का एक और पैक खरीद लिया। क्यों खरीदा? अभी तो 2 पड़े हुए, बिकॉज उसको पता है कि ये किसी वक्त भी सेल हो सकते हैं और स्टॉक जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये याद रखना है कि स्टॉक रिप्लेनिश होता रहता है। तो इसलिए मैंने कहा अनसोल्ड, जो स्टॉक खरीदा है इस मकसद के लिए बेचना है और बिक गया, वो स्टॉक नहीं है। आगे समझ? यानी जो खरीदा अभी स्टॉक है मेरे पास, जो जो बिकता जाएगा वो स्टॉक नहीं है, तो स्टॉक कौन सा हुआ? अनसोल्ड। और अनसोल्ड किसी एक टाइम पे मैयर तो करोगे ना, जैसे मंथ खत्म हुआ, मैं कहता हूं मेरे मंथ पे कितना स्टॉक है, मैयर कर रहा हूं, दैट इज अ बेसिकली यू कैन से अ स्टॉक, क्योंकि वो अनसोल्ड है। ठीक है, मैं फिर डेफिनेशन बोल देता हूं, एनी स्टॉक, एनीथिंग या एनी एसेट परचेज with the intention of sale but remained unsold at period end। जो बिक गया वो स्टॉक नहीं, जो बिक जाएगा वो स्टॉक। ये करंट एसेट क्यों है, अभी डिस्कशन की, ये भी साथ साथ डिस्कस करना है। ये करंट एसेट क्यों है, डेफिनेशन के मुताबिक कैश में कन्वर्ट और विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, इस चीज में जेल से निकाल दो कि जीरो नहीं होता। क्यों? जो आइटम खरीद रहे हो ना, वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो। टेक द केस ऑफ अ जनरल स्टोर, उसमें कुछ आइटम डेली सेल होती हैं, डेली रिप्लेनिश होती हैं, लाइक ब्रेड, एग्स वगैरह, ये ऐसी आइटम्स रोज बिकती हैं। कुछ चीजें डेली नहीं बिकती हैं, मंथली ज्यादा बिकती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी होती हैं जो 15 दिन में बिकते हैं, कुछ 2 महीने बाद सेल होते हैं, सो ऑन, लेकिन साल नहीं गुजारते, क्योंकि एक तो ये जाया होने का भी खर्चा है, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर स्टोर करोगे, कई चीजें ज्यादा स्टोर नहीं हो सकेगी। इवन शुगर को ज्यादा देर स्टोर करोगे तो वो भी, उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, बल्कि डैमेज भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। ठीक है, तो एनीहो, वो भी करंट एसेट बेशक हो। देखिए अब जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, ये क्या करते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, इनका मकसद बिल्डिंग खरीदने का ये नहीं है यूज करना है, बल्कि सेल करना है। ठीक है, तो ये उनका इन्वेंट्री कहलाएगी, स्टॉक कहलाएगा। और यही बिल्डिंग अगर वो खरीद रहा है इसलिए कि मैं यूज करूंगा, वो नॉन करंट एसेट है। इंटेंशन से अकाउंटिंग में इंपैक्ट आ गया। ठीक है, क्लास का टाइम अगली मेरी शुरू हो गई, लेट हो गया, पता ही नहीं लगा।